नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हरियाणा में राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत हो गई है। हरियाणा के अंबाला से राहुल गांधी ने आज अपनी विजय संकल्प रैली की शुरुआत की। 3 दिन तक राहुल गांधी की यात्रा जारी रहेगी। आज राहुल गांधी की इस यात्रा में उनके साथ बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची। पहले सबका संबोधन मंच से और उसके बाद इस यात्रा की शुरुआत। महत्वपूर्ण ये कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जो है वो पार्टी के भीतर सब बड़े नेता एकजुट हैं। ये बड़ा संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में है और इसीलिए राहुल गांधी की इस विजय संकल्प यात्रा में जहां एक तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद हैं, वहीं उनके साथ कुमारी सैलजा कांग्रेस सांसद भी नजर आ रही हैं। हरियाणा के अंबाला से कांग्रेस की विजय संकल्प रैली की शुरुआत हो गई। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र इस समय मौजूद है। जैनेंद्र से इस समय क्या अपडेट मिल रहा है? जैनेंद्र, जोरदार संबोधनों के साथ बड़ी हुंकार भर के विजय संकल्प रैली की शुरुआत। बिल्कुल रोमाना, अब सबसे बड़ा अपडेट फिलहाल यही है कि राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू हो चुकी है। नारायणगढ़ अंबाला जिले की नारायणगढ़ विधानसभा सीट से ये यात्रा शुरू हुई है और हम देख रहे हैं कि यात्रा के बाद एक खुली जीप में राहुल गांधी भूपेंद्र, माफ कीजिएगा जैनेंद्र, मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आवाज साफ नहीं आ रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, वो रैली जो अंबाला से शुरू हुई है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं जीप में बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं राहुल गांधी भी। और फिलहाल अंबाला से ये जो रैली आज शुरू हुई है, कुरुक्षेत्र में आज के दिन ये रैली जाकर खत्म होगी, लेकिन 3 दिन तक राहुल गांधी की विजय संकल्प रैली जारी रहेगी। देख रहे हैं आप, राहुल गांधी बैठे हुए नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। जीप में लाल रंग की जीप है और उसमें राहुल बैठे हुए नजर आ रहे हैं। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करते हैं। मुंबई में होने वाले कोल्डप्ले कॉन्सर्ट पर बड़ी खबर मिल रही है। इस कॉन्सर्ट की टिकट बिक्री को लेकर कालाबाजारी के आरोप और उसी के बाद बुक माई शो के जो सीईओ हैं उन्हें 2 बार पुलिस ने समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया। आशीष जो है आज सुबह 11 बजे उन्हें पेश होना था पुलिस के सामने, लेकिन अब तक पेश नहीं हुए हैं बुक माई शो के सीईओ आशीष हेम्ब्रजानी। उल्टा आशीष हेम्ब्रजानी आज सुबह नजर आए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के आवास पर, जहां वो उनसे मुलाकात करने की कोशिश में पहुंचे थे, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आशीष हेम्ब्रजानी से मुलाकात नहीं की है। फडणवीस के घर के बाहर एबीपी न्यूज के कैमरे मौजूद थे, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद थे। एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया आशीष हेम्ब्रजानी से, तो वो उन सवालों से बचकर निकलने की कोशिश में नजर आए। आपको बता दें, कोल्डप्ले कॉन्सर्ट की हजारों की जो टिकटें हैं वो दरअसल लाखों में बिक रही हैं। कालाबाजारी इन टिकटों की, और उसी को लेकर ये पूरा का पूरा मामला जब संदेह के घेरे में आया तो फिर मुंबई पुलिस की ईओडब्ल्यू ने आशीष हेम्ब्रजानी को समन भेजा, लेकिन आशीष हेम्ब्रजानी समन पर पेश होने की बजाय देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की कोशिश में नजर आए। आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों ले रहे हैं? सुनो ना, आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों ले रहे हैं? सुनो ना, आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों ले रहे हैं? सुनो ना, आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों ले रहे हैं? सुनो ना, आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों ले रहे हैं? सुनो ना, आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों ले रहे हैं? सुनो ना, आप निशम सर को मिलना है। आप फोटो क्यों? तो ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। देवेंद्र फडणवीस के जब घर पहुंचे उस समय की तस्वीर, बुक माई शो के सीईओ आशीष हेम्ब्रजानी को आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उनसे मिलने की कोशिश में थे, उनके घर पर पहुंचे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात नहीं की और उसके बाद जब वो वापस लौट रहे थे, वहां पर एबीपी न्यूज के कैमरे देखकर वो भड़क उठे। तस्वीरें आप क्यों ले रहे हैं, ये सवाल मीडिया कर्मियों से वहां पर वो पूछते हुए नजर आए। मैं सीधे आपको लेकर चलूंगी, हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, जिस तरीके से 2-2 समन आशीष हेम्ब्रजानी को किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके वो पुलिस के सामने नहीं पहुंचते हैं, अब यहां से मुश्किलें आशीष हेम्ब्रजानी की बढ़ने वाली हैं। गणेश,
जी बिल्कुल, क्योंकि 11 बजे आना था, अब तक वो नहीं पहुंचे हैं और पुलिस कह रही है कि हम शाम तक इंतज़ार करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो आगे कानूनन सलाह लेकर लीगल सेल से आगे की कार्रवाई करेंगे। आपको बता दूं रोमाना कि टिकट की ब्लैक मार्केटिंग पर सवाल तब खड़े हुए जब लोगों को टिकट ही नहीं मिला। जब विंडो ओपन हुई तो कुछ मिनटों में ही लाखों की वेटिंग चली गई थी और कई सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हमको तो टिकट विंडो ओपन होने के बाद कुछ ही मिनटों में हमने लॉगिन किया था लेकिन टिकट अवेलेबल नहीं थे। लेकिन ब्लैक मार्केट में टिकट इजीली अवेलेबल है और लाखों में वो बिक रहे हैं। इसी वजह से EOW में शिकायत की गई कि इतना बड़ा बैंड जब यहाँ पर आता है और बुक माई शो अगर एक पोर्टल है जिस विंडो से ही आप टिकट ले सकते हो, तो टिकट्स गए कहाँ पे? DY पाटिल इतना बड़ा स्टेडियम है, वहाँ इतने सारे लोग आ सकते हैं, कुछ मिनटों में सारे टिकट जाना ये बिल्कुल समझ के बाहर है और इसमें कुछ ना कुछ धांधली ज़रूर है। इसी वजह से EOW में शिकायत होने के बाद ये मामला जांच के दायरे में आया और 2 समन्स भेजे गए थे। आज 11 बजे आना था, अब तक नहीं आए हैं और देवेंद्र फडणवीस के पास वो गए, राजनीतिक दबाव लाने की पूरी कोशिश वो करते नजर आए, लेकिन फडणवीस उनसे मिले नहीं। इतना ही नहीं, और भी लोगों के पास या मंत्रियों के पास जाने की वो कोशिश पिछले 3-4 दिनों में कर रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है, लेकिन उन लोगों ने भी उनसे मिलने से इनकार किया क्योंकि ये मामला इंटरनेशनल हो गया है और कोल्ड प्ले जो UK का बैंड है, अब ये जानकारी सामने आ रही है कि इतना सब कुछ होने के बाद कोल्ड प्ले बैंड की तरफ से भी एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। वो नहीं चाहते हैं कि उनके ब्रांड को कहीं ठेस पहुंचे या उन पर सवाल खड़े हों, इसलिए अब उनकी एजेंसीज और उनको हैंडल करने वाले लोग ये विचार कर रहे हैं कि जब ये मामला जांच के दायरे में आया है तो क्या ये कॉन्सर्ट होना चाहिए या नहीं और क्या इस कॉन्सर्ट को रद्द कर देना चाहिए। इसीलिए पुलिस अब जांच आगे बढ़ा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं कोल्ड प्ले बैंड को भी ये संदेह या उनके टीम को ये संदेह आया होगा कि कुछ तो गड़बड़ है और ये मामला अगर आगे भ्रष्टाचार या काला पैसा या ब्लैक मार्केटिंग की तरफ जाता है तो वो भी इसके जांच के दायरे में आ सकते हैं और इसीलिए कोल्ड प्ले इसको रद्द करने की कोशिश में है या उस पर विचार कर रही है, ऐसी भी जानकारी। लेकिन मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि अगर लोगों के पैसों का गलत इस्तेमाल हुआ होगा और धांधली हुई होगी तो हम उसकी तह तक जाएंगे और इनमें जो भी इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन जांच में अगर आशीष हेमरजानी सहयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास कई सवाल हैं जो आशीष से पूछकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। बुक माई शो की टीम इस जांच में सहयोग नहीं कर रही है, यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ना वो पुलिस को कोई डॉक्यूमेंट्स दे रही है, ना उनके इंटरनल प्रोसेस या इस टिकट को कैसे लोग हासिल करते हैं, उनके पास क्या विंडो है, क्या फायरवॉल है, किस तरह की तकनीक और यंत्रणा है, ये सारी जानकारी मिलने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। लेकिन जब जांच में ही सहयोग नहीं करेंगे तो नतीजे तक कैसे पहुंचेंगे? इसलिए पुलिस कह रही है कि हम अभी पूरी ताकत के साथ आशीष हेमरजानी और बुक माई शो की टीम के पीछे होंगे, उनसे जानकारी लेंगे और जल्द से जल्द इसकी तह तक पहुंचेंगे। रोमाना, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए गणेश ठाकुर। तो फिलहाल पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, इसकी तह तक पहुंचा जाए और उसके लिए जरूरी हो जाता है आशीष हेमरजानी का मुंबई पुलिस के सामने आना और उनके सवालों के जवाब देना, जिससे फिलहाल बचते हुए नजर आ रहे हैं बुक माई शो के CEO आशीष हेमरजानी। मैं आगे बढ़ रही हूं। अगली खबर महाराष्ट्र के चुनावी रण से जुड़ी हुई है, जहां बीजेपी ने एक नया दांव खेला है। बीजेपी ने अपने बौद्ध मंत्री को चुनावी मैदान में महाराष्ट्र में उतारा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू महाराष्ट्र में प्रचार के लिए पहुंचे हैं। असंतुष्ट मराठी बौद्ध समुदाय को साथ लाने के लिए यह बीजेपी का दाव। महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाली करीब 6% आबादी है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को इनकी नाराजगी झेलनी पड़ी थी। मराठी बौद्ध समुदाय की ये नाराजगी जो बीजेपी को झेलनी पड़ी थी और अब उन्हीं को मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से ये चुनावी दांव खेला गया है। आप जानते हैं इस साल के अंत में महाराष्ट्र में भी विधानसभा चुनाव होना है और ऐसे में बीजेपी किसी भी समुदाय की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहेगी और इसीलिए महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को मानने वाली करीब 6% की आबादी की नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें बीजेपी के साथ एक बार फिर से जोड़ने के लिए यहां पर एक दांव बीजेपी की तरफ से किरण रिजिजू के तौर पर जो चला गया। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मेघा प्रसाद इस समय मौजूद हैं और जरा मेघा से ही समझते हैं कि आखिरकार वो बौद्ध धर्म को मानने वाली 6% वाली महाराष्ट्र की आबादी, उन्हें मनाने के लिए ये बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य जो दिया गया है किरण रिजिजू को। मेघा जी रोमाना, और ये एक्सक्लूसिव खबर जो हम ABP पर अभी चला रहे हैं, जिम्मेदारी एक्चुअली
खबर यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से कल ये डिसाइड किया कि किरण रिजिजू को भेजना है महाराष्ट्र और उनको औपचारिक तरीके से, ऑफिशियल तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विशेष जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत किरण रिजिजू आज मुझे लगता है अब लैंड कर रहे होंगे या कर चुके हैं मुंबई में। उनका दौरा लगाया गया है और क्यों लगाया गया है जैसे आपने समझाया, मैं थोड़ा विस्तार से समझा दूं रुमाना। यहाँ पर 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सेंटर में जीती, उस वक्त ये कम्युनिटी, और ये बड़ी कम्युनिटी है महाराष्ट्र में। हम क्यों दलित बुद्धिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी अगर किसी स्टेट में है तो वो महाराष्ट्र के स्टेट में है। यहाँ अंबेडकर जी के समय से ही बड़ा अभियान चलाया गया था, कन्वर्जन्स बहुत लोगों के हुए थे, हिंदुइज्म से बहुत दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट किए हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा नंबर है दलित बुद्धिस्टों का और इनकी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। 2014 में ये पूरी की पूरी कम्युनिटी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। आपने देखा किस तरीके से उस वक्त मैक्स आउट कर गई थी भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा रिजल्ट्स में और अपने विधानसभा रिजल्ट्स में भी बहुत अच्छा किया, सरकार बनी इनकी। लेकिन इस बार प्रॉब्लम हुई कहां? इस बार लोकसभा के जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त यही दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी, इनके कम से कम 48 ऐसे आउटफिट्स हैं जो साथ में आए अप्रैल इस साल, इलेक्शंस चल रहे थे उस वक्त, और उन्होंने साथ में मिलकर मीटिंग करी, ये डिसीजन, निर्णय लिया और ऐलान किया कि वो अपना पूरा सपोर्ट देंगे महाविकास अघाड़ी को। उनको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संविधान बदलने पर तुली हुई है। इस मैसेज से सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं नुकसान हुआ है, महाराष्ट्र में बहुत भारी नुकसान हुआ है और ये नुकसान की भरपाई, इसको रिवर्स करने के लिए इस बार किरण रिजिजू को उतारा गया है। उनका काम बिल्कुल अब क्लियर है उनके सामने। उनको ये सारे दलित बुद्धिस्ट कम्युनिटी, ये सारे आउटफिट से अब एंगेज करना है, उनसे बातचीत करनी है, इंश्योर करना है कि जो इन्फ्लुएंस है इस कम्युनिटी की कई सीटों पर महाराष्ट्र में, उस पर नुकसान ना हो, उनको अपनी तरफ रिझाने का काम करना है। इसीलिए किरण रिजिजू जो है नॉर्थ ईस्ट के, तो ये कल बहुत सवाल उठे कि भाई किरण रिजिजू क्यों जा रहे हैं मुंबई? इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो एकमात्र बुद्धिस्ट चेहरा है मोदी कैबिनेट में। अब उनको काम दिया गया है कि भाई जितने दलित बुद्धिस्ट हैं महाराष्ट्र में उसको वापस लेकर आइए और नंबर बढ़ाने की कोशिश बीजेपी की राह आसान करने के लिए एक बड़ा टारगेट जो इस वक्त किरण रिजिजू को दिया गया है पार्टी की तरफ से। बहुत शुक्रिया मेघा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, नाम महबूब अली, उन्होंने दिया विवादित बयान। योगी सरकार को समाजवादी पार्टी के विधायक ने चेतावनी दे दी। कह रहे हैं मुस्लिम आबादी बढ़ गई, तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, 2027 में तुम जाओगे, हम आएंगे। ये कहना है समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली का। ये बयान देने वाले महबूब अली उत्तर प्रदेश में बिजनौर से विधायक हैं। तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। ये काम तो मुगलों के बस की नहीं जो 850 साल हुकूमत कर गए, उनकी हैसियत कुछ नहीं हुई। आज गुमराह के देश को चलाने वाले ये एहसास कर ले कि हिंदुस्तान का आवाज जाग चुका है, पार्लियामेंट ने भी जवाब दिया है, और आने वाले वक्त में इंतजार कर ले, 2027 के अंदर आप जाएंगे जरूर और इंशाअल्लाह हम आएंगे जरूर। समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली के इस विवादित बयान पर अब सियासी प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। बीजेपी भड़की हुई है। उत्तर प्रदेश में एसपी विधायक की धमकी पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। एसपी विधायक महबूब पर बरसे हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कह रहे हैं जिस दिन हिंदू एक हो जाएंगे तुम्हारी हेकड़ी बंद हो जाएगी। पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह कह रहे हैं बंटवारे के वक्त सारे मुसलमान पाकिस्तान भेज देने चाहिए थे। तो एक और वहीं दूसरी तरफ गिरिराज सिंह ने समाजवादी पार्टी के विधायक महबूब अली की बातों का जवाब तो दिया, लेकिन जवाब देते देते उनकी अपनी जुबान भी फिसल गई। ऐसे शब्द निकल गए जिन पर विवाद हो सकता है। वैसे महबूब अली को जवाब सिर्फ गिरिराज सिंह ने नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने भी दिया। मैं हिंदुओं से कहना चाहता हूं, सारे हिंदुओं एक हो, और जोगी जी ने सही कहा है, हिंदू बटा तो कटा, और जिस दिन हिंदू एक होगा उस दिन तुम्हारे
हैकड़ी बंद हो जाएगी। हिमाचल मॉडल याद रखो। अब देश का हिंदू जग गया है। बंटवारे के समय ही सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, नहीं तो ये ऐसे मक्कार पैदा नहीं लेते। किसकी आबादी बढ़ गई और किसकी घट गई, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन अगर आप आबादी के आधार पर चुनौती दो तो आपको जानकर ये जरूर जान लेना चाहिए कि शेर अकेले भी चलता है। मैं किसी जाति और धर्म के बारे में नहीं कह रहा हूँ, ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति के बारे में कह रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी शेर हैं और बहुत ज़्यादा समूह बनाकर अगर आप कुछ बात करना चाहते हो तो ये आपकी गलतफहमी है। मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी के करीब है और मोदी जी को पसंद करता है। और आइए अब इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। तिरुपति प्रसाद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, जांच जारी है तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया? सीएम पद संवैधानिक पद होता है, बिना तथ्यों की पुष्टि बयान क्यों जरूरी था? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछा गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री से। उन्हीं से ये सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सीएम का पद एक संवैधानिक पद है, अगर जांच पूरी नहीं हुई तो फिर इस तरीके का बयान देना क्यों जरूरी था? प्रसाद में मिलावट का मामला बहुत चिंताजनक, ये साफ किया गया अदालत की तरफ से, लेकिन अदालत ये पूछ रही है कि जब जांच जारी है तो फिर ऐसा बयान क्यों दिया गया? हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस समय मौजूद हैं। अंकित, जरा विस्तार से बताइए, खास तौर से मुख्यमंत्री को लेकर आंध्र प्रदेश के ये जो सख्त बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई हैं, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए रोमाना, वजह साफ है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामले की सुनवाई चल रही है तो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान जो याचिकाकर्ता वकील है उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने ये कहा कि इस मामले में जिस तरीके से आंध्र के मुख्यमंत्री ने बयान दिया है, लेकिन अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे कहीं से साबित नहीं होता कि जो प्रसाद में लड्डू दिए जा रहे थे उसमें जो घी इस्तेमाल किया जा रहा था उसमें चर्बी मिली हुई थी। क्योंकि उनका ये कहना है कि रिपोर्ट जरूर सामने आई है, लेकिन उससे इस रिपोर्ट से कहीं ये साबित नहीं हो रहा है कि उसी का इस्तेमाल और लड्डू के बनाने में किया जा रहा था जो प्रसाद के तौर पर दिए जा रहे थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने काफी गंभीरता से लिया। ये कहा कि अगर अब तक ये तथ्य सामने नहीं आया है तो घी का इस्तेमाल कहीं हो रहा था, तो फिर मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं वो ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि एक संवेदनशील मामला है जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया ये बयान निश्चित तौर पर चिंताजनक है और इसी का जो जिक्र जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान लगातार किया जा रहा है। क्या इसको लेकर कोई जवाब भी मांगा जा रहा है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से? और ये भी तो बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आया ना कि भाई रिपोर्ट अगर जुलाई में आ गई तो फिर 2 महीने के बाद इसका खुलासा क्यों किया गया? अंकित जी बिल्कुल, अभी इस मामले की क्योंकि सुनवाई चल रही है, जो राज्य सरकार के वकील हैं वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन रोमाना इस बीच में सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता भी जाहिर की है और सवाल भी खड़े किए हैं, और सवाल खड़े किए हैं खुद जो आंध्र के मुख्यमंत्री हैं उनके बयान के ऊपर कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं और वो ऐसा अगर जो है बयान दे रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गैर जिम्मेदाराना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने जो है जिस तरीके से टिप्पणियां कर रहा है वो यही जो पूछ रहा है कि एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति इस तरीके से बयान देते हैं जिससे सांप्रदायिक माहौल खराब हो सकता है, तो इसकी जो इंतजार क्यों नहीं किया गया? पहले ये पुख्ता क्यों नहीं कर लिया गया कि जिस घी का इस्तेमाल जो प्रसाद बनाने के लिए किया गया, क्या वाकई में उसमें चर्बी थी भी या नहीं थी, या जिस जो टेस्टिंग हुई है उस घी का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है लड्डू का प्रसाद बनाने के लिए? तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट में अब तक की सुनवाई जिसमें सवालों के घेरे में है खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। जी बिल्कुल, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे दर्शकों को अपडेट देंगे कैसे कैसे ये मामले में सुनवाई आगे बढ़ेगी। नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक सैलाबी सितम देखने को मिल रहा है। नेपाल में हालांकि बारिश अब थम गई है, लेकिन लोगों की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सैकड़ों लोगों की आफत की बरसात ने जान ले ली है। राहत बचाव का काम अभी भी जारी है। वहीं नेपाल में जल के कहर का असर बिहार और उत्तर प्रदेश तक देखने को मिल रहा है। बिहार के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं, बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं बिहार के लोग। उत्तर प्रदेश में भी कुछ जिलों में पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम किया है। तो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक के अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें आपके सामने।
और अब इन्हीं तस्वीरों को लेकर और विस्तार से आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। पहले बिहार के सुपौल की बात करते हैं, जहां बाढ़ की वजह से हालात बेहद खस्ता हाल हैं। सुपौल के कई गांव बाढ़ की वजह से पूरी तरीके से जलमग्न हैं। लोगों के मकान, झोपड़ियां सब पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं। सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो बाढ़ की वजह से बर्बाद हो गई है। सुपौल में बाढ़ से प्रभावित लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित लोग नीतीश सरकार पर अनदेखी का भी आरोप लगा रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक कुमार बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे और वहां पर बाढ़ पीड़ितों से उन्होंने जो खास बातचीत की है, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाकों में हैं। ये पूरा इलाका जो है वो बाढ़ की चपेट में है। सरकार अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि बाढ़ पीड़ितों की मदद की जाए। आपको बता दें, यहाँ पे झोपड़ियाँ जो हैं वो डूब गई हैं, लोग पलायन यहाँ से कर चुके हैं। बिहार में एनडीआरएफ की 12 और एसडीआरएफ की 22 टीमें बाढ़ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन ये जो इलाका है ये पूरी तरह से जलमग्न है। स्थिति यहाँ पे भयावह है। ये स्थिति यहाँ पर कब से है? ये स्थिति तो अभी लगभग 10-15 रोज से है। यहाँ बहुत गंभीर समस्या है। सरकार को चाहिए कि सही से करवाना चाहिए। यहाँ हम लोग को बहुत तबाही मच रहा है। ये स्थिति बहुत दिन के बाद हुई है। इससे पहले हालांकि पहले पानी आती थी लेकिन नदी में रहती थी। ठेहुने से ऊपर तक पानी है। विशाल को कहेंगे कि दिखाने, ठेहुने से ऊपर तक पानी है। ये बताइए, खाना पीना कुछ मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला है। उम्मीद में है कि कब ये मिले? कब मिले। अभी इतना कुछ बचा कि सब बह गया? सब बह गया है, कुछ नहीं बचा है। हर साल की मतलब आती इसी नदी के चपेट में हम लोग आते हैं। हो सकता है सरकार शायद सोचे, कब सोचेगी ये तो हमको पता नहीं है। मतलब हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्दी से हाई डैम का निर्माण करे। सब कुछ आपका नदी में समा गया? सब कुछ, कपड़ा भी नहीं पहने हैं बढ़िया से। खाना पीना तो छोड़ दीजिए, मवेशी को जहाँ तक निकाले हैं अभी तक मवेशी के लिए चारा खत्म है। चारा सब बस गया। लो देखिए लोग यहाँ पर पेड़ पे खड़े हैं। विशाल थोड़ा पीछे की तरफ तस्वीरें दिखा दीजिए। हर कोई अपने, देखिए नीतीश से मांग कर रहे हैं कि नेपाल से बात कीजिए, हाई डैम बनवाइए ताकि हम लोगों को राहत मिले। सो हर साल बाढ़ का दंश हम लोग झेलते हैं, परेशान रहते हैं, कोई मदद करने आता नहीं। आखिर कब तक हम लोग ये झेलते रहेंगे हर साल? तो इस तरह के सवाल हैं जो ग्रामीण जो है पूछ रहे हैं। लगातार देखिए पानी यहाँ पर फैलता जा रहा है। अभी जो है पानी 2.25 लाख के आसपास डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन अब तक जितना हो चुका है उससे जो है तबाही जो है इधर मच चुकी है। और बिहार में ही जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं वो कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किशनगंज के बहादुरगंज में विरोध प्रदर्शन का ये सिलसिला देखने के लिए मिल रहा है। प्रशासन पर मदद न करने का आरोप लगा रहे हैं स्थानीय लोग। प्रशासन के खिलाफ बाढ़ पीड़ित सामने उतर आए हैं, सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाढ़ की वजह से किशनगंज के दर्जनों गांव में पानी घुस गया है। करीब 70,000 लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। पानी भर जाने की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। और देखिए किस तरीके से प्रदर्शन करते हुए यहां पर लोग नजर आ रहे हैं। सड़क पर बैठकर लोग आगजनी करते हुए, टायर जलाते हुए, प्रदर्शन करते हुए। किशनगंज की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बाढ़ की वजह से देखिए कैसे लोगों का पूरा जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। सब कुछ डूब गया है। झोपड़ियां देखिए कैसे, कच्ची झोपड़ियां पानी में पूरी डूबी हुई। बड़ी परेशानी में इस समय बिहार के ये लोग। नेपाल पर बारिश का कहर, बाढ़ और के कहर की वजह से डैम के गेट खोले जाते हैं और उसका असर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक के इन जिलों में देखने के लिए मिल रहा है। खासतौर से जो नॉर्थ बिहार वाला इलाका है, किशनगंज की तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पर सड़क पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं कि वो मदद के लिए पहुंच नहीं रहा है। बाढ़ पीड़ितों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया। यहाँ किशनगंज में 70,000 के आसपास की आबादी बताई जा रही है जो बाढ़ की वजह से बेहाल है। और अब तस्वीरें बिहार के मोतिहारी की हम दिखाने जा रहे हैं आपको। मोतिहारी जिले में बाढ़ की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। यहां सुगौली थाना परिसर में पानी भर गया है। तो ये थाना परिसर सुगौली जहां पानी भरा हुआ है मोतिहारी में। अधिकारियों के जहां क्वार्टर हैं वहां पर भी पानी भरा हुआ है। अधिकारियों के क्वार्टर देखिए आप, वो जलमग्न नजर आ रहे हैं।
बाहर का हिस्सा जहां पर गाड़ियां पार्क है वहां पानी ही पानी नजर आ रहा है, हर तरफ सिर्फ पानी। सिकरहना नदी के उफान पर आने की वजह से परेशानी यहां मोतिहारी में बढ़ गई है। बागमती नदी का पानी भी कई इलाकों में घुस गया है। भारी बारिश की वजह से नेपाल से आने वाली बागमती और ये लाल बकैया नदी, इसका प्रकोप जो है वो जबरदस्त तरीके से मोतिहारी पर पड़ा है। जिले में कई जगहों पर पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क ना हो बल्कि कोई नदी हो। मोतिहारी में भारत नेपाल सीमा से सटे कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए, जिससे लोगों की परेशानियां बहुत बढ़ गई हैं। खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई, लोगों के घर पानी में डूब गए। तो सुपौल में निचले इलाके पानी पानी हो रहे हैं, गर्दन गर्दन भर तक पानी भरा हुआ है। ये तो मोतिहारी की तस्वीर है, लेकिन अब सुपौल की जो हालत है उसको लेकर एक रिपोर्ट एबीपी न्यूज संवाददाता शशांक की दिखाते हैं आपको। जब जब कोसी नदी उफान पर रहती है, राज्य में नई तबाही को जन्म देती है। इस बार फिर से कोसी नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। इस वक्त हम सुपौल के निचले इलाके में हैं। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। बिहार के 13 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं। यहाँ स्थिति भयावह है, बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ डूब गया है, लोग ऊंचे स्थानों पर जो है वो पलायन कर गए हैं। बाढ़ से हाल बेहाल है, यहाँ पे सब कुछ जो है वो नदी में समा गया है। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है, कोसी बैराज से निरंतर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। उसके कारण कोसी नदी जो है वो तांडव मचा रही है, जलस्तर में तेजी से वृद्धि हो रहा है। आप देखिए यहाँ की आपको हम तस्वीरें जो है वो ग्राउंड जीरो से कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ जो है दिखा रहे हैं। प्रशासन के तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर संभव मदद कर रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वह लोग भूखे प्यासे हैं, कोई हेल्प उन लोगों को मिल नहीं रहा है। आपको बता दें, प्रशासन ने जो है हाई अलर्ट जारी किया है। जो तटबंध है उसकी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। राहत की बात यह है कि कल तक कोसी बैराज से 6 लाख क्यूसेक से ऊपर पानी डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। अब 2 लाख के आसपास जो है वो पानी डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन 3-4 दिनों से लगातार पानी जिस तरह से डिस्चार्ज होता जा रहा है, उस कारण जो है स्थिति जो है इन इलाकों में भयावह हो गई है। आपको बता दें कि सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और जो सीमांचल के इलाके हैं कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सब बाढ़ से जो है वो इलाके जो हैं प्रभावित हैं। लाखों की आबादी जो है परेशानी में है। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए और जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत पहुंचाए, उनको भोजन जो है वो मुहैया कराया जाए। जलस्तर जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, पानी जो है लगातार छोड़ा जा रहा है, इसलिए इधर जो स्थिति है वो पूरी तरह से भयावह होती जा रही है। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, सुपौल। और वहीं बिहार का मुजफ्फरपुर भी बाढ़ की चपेट में है। यहां हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों के घर डूबे हुए हैं, घरों की छत पर रहने को लोग मजबूर हैं। राहत का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन राहत दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।